अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए पावर बाय लेज़। अच्छा जी, आज इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। इंडिया ने 249 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और न्यूजीलैंड ने 45.3 ओवर्स पे 205 रन बनाए और उनकी पूरी टीम जो है आउट हो गई। और इसी के साथ इंडिया मैच जीत गया। कल हम प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इंडिया मैच हार जाएगा और नसीम भाई कह रहे थे न्यूजीलैंड जीतेगा, इंडिया यमन कह रही थी इंडिया जीतेगा। नसीम भाई, आज के मैच में मुझे लग रहा था दोनों टीमें हारने के इरादे से ही आई हुई थी, लेकिन न्यूजीलैंड बाजी ले गया। देखिए, कुछ टीमों का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड है बड़े मैचों की बड़ी टीम, गो के उनके 3 मेन फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि बड़े मैचों में जब भी वो आए वो किल करके चले गए। साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड ये बताता है कि बड़े मैचों में जब भी आए वो चोक कर गए, वो बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल है दोनों टीमों के माइंडसेट में ये बात होगी, और शायद दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना चाहती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यह है कि आमतौर पे शाम के वक्त में बैटिंग मुश्किल होती है, इमारात की कंडीशन के अंदर गेंद और फंस के आता है, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद में बैटिंग का फैसला किया, पहले बैटिंग का फैसला नहीं किया। और मेरे ख्याल है रोहित शर्मा ये मुसलसल 10वां टॉस हारे हैं। आपको पता है जो इन्होंने आखिरी टॉस जीता था वो 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जीता था, अरे, और उसके बाद से ये 10 जो ओडीआई खेले सबके टॉस हारे। लेकिन मेरे ख्याल है आज का टॉस हारना उन्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो लाजमी तौर पे बैटिंग कराते तो पहले बैटिंग कराते न्यूजीलैंड को और बाद में उनको चांस होता। अब अच्छा, इसकी साइंस क्या है? मतलब पहले बैटिंग की साइंस, थोड़ी सी साइंस बताएं मुझे, साइंस जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए, अगर कोई टीम जीतना नहीं चाहती, मिसाल के तौर पे, तो मैं ये समझता हूं कि आउट होना आसान होता है बजाय रन्स बनाने के। बिल्कुल। अब मैं विकेट तो दे सकता हूं, मेरे लिए मैं ये कह के 100 बनाऊंगा ये बहुत मुश्किल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल भी होता है, लेकिन मैं कह के 100 बनाना कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं कह के 10 रन में आउट होऊंगा, ये मेरे हाथ में, रन आउट हो जाऊंगा। हाँ, ये मेरे हाथ में कंट्रोल है, ये वाला। क्योंकि मैं वहां पे बड़ा सरप्राइज रह गया कि जब टॉस जीतने के बाद केन विलियमसन ने कहा कि रोहित कम ऑन बैट पैड करो, तो वो बड़ी एक हैरानकुन फैसला था। मैं फिर कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम अगर ऑन पेपर देखें या अगर आप उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट को मिला लें तो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा तगड़ी है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बताए, देखिए ना 2023 वर्ल्ड कप हम यहीं बैठ के ट्रांसमिशन कर रहे थे, सारे मैचेस इंडिया जीत गया, फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया ने धो दिया। अच्छा, धो भी दिया। मुझे लग रहा है कल मेरी बातों को ना बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया दोनों टीमों में कप्तान ने, लेकिन बहरहाल टॉस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है। नसीम भाई ने साइंस बताई ना कि साइंस क्या है, क्योंकि 205 पे नसीम भाई उन्होंने कहा ठीक है तुमने 249 किया ना, हम 205 पे बाहर हो गए। देखिए, ब्रेसवेल का इतना ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद लगी थी कि, और केन विलियमसन जैसा एक्सपीरियंस कंटेंडर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस बैटर, और उनके पास रिव्यू बाकी है। ब्रेसवेल उनका वाहिद मैन बैटर रह गया है, उन्होंने कहा नहीं तुम आउट हो, तुम जाओ। और वो गेंद ऑफ स्टंप से खासी बाहर थी, अगर देखा हो तो मेरे ख्याल है जो ऑफ स्टंप का स्टंप है ना उससे भी इतनी बाहर गेंद जाके लग रही है। तो ये तो वैसे भी कोई बैट, हमारा तो शाहिनशाह अफरीदी बिल्कुल सीधी लग रही हो तो वो रिव्यू ले लेता है, तो आप छोड़ें। यहाँ पर तो हमारा प्लेयर बगैर सोचे समझे हुए रिव्यू ले लेता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सोचे समझे के तहत उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। और देखिए, केन विलियमसन अपनी बारी को लेके सिर्फ वो चलते रहे, 81 रन उन्होंने किए। वो एक की बैटर है उनके, जो बारी को लेके चलना जानते हैं। उन्होंने अपने इर्द गिर्द टीम को चलाया, और उसमें अगर हम देखते हैं कि 20+ स्कोर आपको 2 दिखाई देंगे। एक यंग ने 22 किया, लेकिन अगर आप 22 की यंग की बॉलें देखेंगे तो वो 35 दिखाई देती हैं, या फिर 28-31 गेंदों पर नीचे से आके सेंटनर ने किए। जिस वक्त मैच जा चुका था उस वक्त एक छक्का का मारा उन्होंने, मैच हाथ से निकल चुका था, ये उस वक्त के रन है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो है वो थोड़ा सेफ जोन में आ गया है कि साउथ अफ्रीका से, लेकिन साउथ अफ्रीका का कुछ पता नहीं है भाई, जीत भी सकता है, ऐसा नहीं भाई है। लाहौर में फाइनल है, इमारात की दुबई की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल है देखना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी डिसीजन उनका क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है, लेकिन इमारात में आप देखें कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। आज आप देखें कि नीतीश राणा जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने नीतीश राणा को भी बाहर बिठा के वरुण को शामिल कर लिया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया। उन्हें पता था न्यूजीलैंड से मैच है, और
कंडीशन अगर आप स्पिनिंग की देखेंगे तो फिर इतनी गेंद ग्रिप कर रही है कि आपको नजर ही नहीं आएगा कि जो पाकिस्तान की कंडीशन में इस तरीके की अच्छा, चीज़ ये बात तो ज़ाहिर है सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में। 5 स्पिनर, कोई मजाक कर रहे ये हैं? कोई बड़ी बात नहीं। एमन, आप क्या कहेंगी आज के मैच के बारे में? कल मुझे लग रहा है इंडिया वाले या तो ये परेशान हो गए होंगे, उनके कैप्टन ने कहा होगा यार इसने तो बता दिया पहले ही, अब मैं क्या करूं? नहीं, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से पिच खेली है ना, इंडिया की टीम थोड़ा सा खुश होगी। उनको ऑस्ट्रेलिया से इतना ज़्यादा दबाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में उस हिसाब के स्पिनर्स नहीं हैं जिस तरह के इंडिया के पास मौजूद हैं, तो इंडिया के पास यहाँ पे अपर हैंड है। फिर उनके फास्ट बॉलर्स भी इतने अच्छे नहीं हैं जो हुआ करते थे उनके पास, पैट कमिंस जैसे, मिचेल स्टार्क जैसे, जो बड़े मैचेस में उनको जितवाते थे। तो ऑब्वियसली कंडीशंस उनके लिए आसान है। लेकिन मैं बात करूँ अगर यहाँ पे विराट कोहली की इनिंग की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बहुत जेनरस होते हैं, फील्ड के अंदर बिहेवियर वाइज भी बहुत जेनरस होते हैं, रन्स भी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं हमारे अगेंस्ट। लेकिन बाकी टीम्स के अगेंस्ट अभी तक उन्होंने उस तरह की इनिंग नहीं खेली जिसकी इंडियन टीम को रिक्वायरमेंट होगी। आपने देखा होगा कि शायद हमारे मैच में सलमान अली आगा ने बॉल थ्रो की थी, वो विराट कोहली ने हाथ से रोक ली थी। तो हाथ से रोकी, अगर वो नहीं रोकते तो वो ओवर थ्रो के रन भी मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो इतने जेनरस होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें उनकी वैसी इनिंग खेलने को नजर नहीं आई। बट यहाँ पे इंडिया को अभी भी एडवांटेज है दुबई में खेलने का, क्योंकि ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती जो उनके स्पिनर नए ऐड हुए हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग स्पेल किया। इससे पहले 2021 में उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। 4 साल के बाद इतना ज़बरदस्त उन्होंने कमबैक किया है, 5 आउट किए हैं। बट वंस अगेन न्यूजीलैंड ने भी 5 आउट किए उनके पेसर ने, और इंडिया के भी स्पिनर ने 5 आउट किए। तो दुबई की जो पिचेस हैं वो बॉलिंग फ्रेंडली हैं, तो बॉलिंग अच्छी होना एक टीम को एडवांटेज होगा। टीम को एडवांटेज होगा, लेकिन वो बात है ना कि ऑस्ट्रेलिया का खौफ ऐसा है इंडिया के ऊपर, ऐसा है कि जिसका मैं किस तरह वो खौफ निकालें, क्या करें, बहरहाल ये समझ नहीं आता। अच्छा नसीम भाई, बात हो रही है न्यूजीलैंड का अभी एक दौरा होगा, उसमें ये सुनने में आ रहा है कि जो सकलैन मुश्ताक साहब हैं उन्हें जो है हेड कोच बनाए जाने का इम्कान है, और जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने उनको ऑफ़र भी दी है। तो सही डिसीजन है ये? देखिए, सकलैन मुश्ताक 7 कोच पहले सकलैन मुश्ताक ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच थे, इसी के दरमियान में 7 आ चुके हैं। सकलैन मुश्ताक अफगानिस्तान के टूर पे पाकिस्तान टीम के साथ गए थे, उनके दामाद शादाब खान उस टीम के कप्तान थे। तो ये वहाँ भी यार ये मसला नसीम भाई, इसका कुछ करें यार, ये क्या है, कोई आता है वो दामाद बाद में बने थे रिश्तेदार शायद। अच्छा या पहले बन गए थे शायद। नहीं, कंफर्म करें मुझे, नहीं बने थे ना? बाद में बने। बाद में बने, उस अच्छा, वक्त ठीक है, फिर सही, उस वक्त तो फिर सही, फिर एज ए सही। प्लेयर वो गए थे। फिर सही, फिर सही। और वहाँ पे मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि शादाब के चूंकि उस वक्त नजम सेठी साहब ने बड़ा एक फर्म स्टैंड लिया था, मुझे ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिला। हारून रशीद साहब की सरबराही में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने, और शाहिद खान आफरीदी उस वक्त चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, और हारून रशीद सिलेक्टर थे। इन लोगों ने मिलके बाबर आजम से लेके सारे रिजवान तमाम क्रिकेटर्स को आराम दे दिया था। शादाब कप्तान बन के गए थे, एक नई टीम वहाँ पर गई थी, वो टीम शायद सीरीज़ जीत जाती। मुझे ऐसा लगा था कि हम अफगानिस्तान से वो सीरीज़ दोनों मरतबा मैच ग्रिप करने के बाद हम 2-1 सीरीज़ हारे थे, लेकिन शायद हम जीतने की पोजीशन में थे। लेकिन शादाब के माइंड में शायद अपने दोस्त चल रहे थे, और वो कप्तान थे कि मेरे सारे दोस्त बाहर बैठे हुए, और वो दोस्त फिर उसके बाद उस सीरीज़ में हम 2-1 आ रहे हैं, वो सारे के सारे अंदर, फिर दोबारा से अंदर। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अब आज फिर शादाब को आउट ऑफ द वे बाहर से लाके कप्तान बनाने की बातें हो रही हैं, या सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की बातें हो रही हैं। सलमान अली आगा मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच करते हैं, शादाब मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच करते हैं, लेकिन उनके जहन में एक बात डालनी चाहिए। अगर मोहसिन नकवी साहब 18 डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को लेके मीटिंग कर रहे हैं, तो उनको कहें कि 18 डोमेस्टिक परफॉर्मर्स होने चाहिए टीम के अंदर, दोनों टीमों के अंदर। देखिए, अगर आप 2 टीमें बनाते हैं तो 15-15 रुकनी टीम, 30 रुकनी टीम होती है, इनको ज़रूर मौका अच्छा दें। नसीम भाई, जो आपने बात करी शादाब की, तो जब शादाब कैप्टन बने थे तो उन्होंने भी अपनी दोस्ती यारियां निभाई थी भाई। वो सीरीज़ के बारे में उनके जो डिसीजंस थे, उनके जो फैसले थे, वो पाकिस्तान टीम के हक में नहीं गए थे। ये मैं पहले टेलीविजन पे कह चुका हूँ, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। ऐसे कई सारे फैसले थे जो शादाब के अपनी टीम के हक में नहीं गए। भाई मैं पीसीबी को एक मशवरा देना चाहता हूँ, आप लोग एक काम करें कि जो भी कैप्टन बनाए ना, उससे उसके दोस्तों की एक लिस्ट पूछें, उसको मैच ना खिलाएं, उन्हें वैसे ही पीसीबी के खर्चे पे ले जाएं। हो सकता है मैच के बाद बोर होते हो, बैठ के शुगल करना चाहते हो, हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिल जाएगी। तो आप इस तरह कर लें, जहाँ इतना खर्चा हो रहा है ना, वहाँ इनके दोस्तों की लिस्ट बना लें, कौन कौन जाएगा, वो वहाँ पर पीसीबी की तरफ से रहें। जब मैच खत्म हो जाए, शादाब, बाबर, रिजवान जो भी हैं उनके साथ बैठे हैं, गुप्पे मारें, लेकिन मैच में जो है उन लोगों को खिलाएं जिनका मेरिट बनता है। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। वहीं हम बात करते हैं जहां पे पाकिस्तान में टैलेंट है लेकिन टैलेंट्स को चांस नहीं मिलता है। कहीं कह दिया जाता है कि जी इन्होंने इतने ओडीआई नहीं खेले तो इस वजह से हम इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं भेज सकते। कहीं कुछ तो कहीं कुछ। नसीम भाई, प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो होती है ये बड़ी ट्रॉफी होती है, ऐसी गली मोहल्ले का मैच है? प्रेसिडेंट ट्रॉफी सारे डिपार्टमेंट्स खेलते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी शहरों की टीमें खेलती हैं। इन दोनों का इक्वली स्टैंडर्ड है। जितना पैसा खर्च डिपार्टमेंट्स करते हैं पैट्रन्स ट्रॉफी के ऊपर, इतना पैसा एसोसिएशन थोड़ी खर्च करती है। तो मुझे बताएं, जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी होती है उसमें से क्या किसी के सिलेक्शन का चांस होता है या नहीं होता? कि बस ठीक है ऐसे ही खेल रहे हैं, उसमें से पिक करते हैं लोगों को? देखिए, हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं दी है। पिछले 4-5 सालों में हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं दी, बल्कि एक PSL के परफॉर्मर्स जो होते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन रहे होते हैं, वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। लेकिन हमें अपने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को अजान ओवैस एक लड़का 6 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुका है, 7वीं भी मेरे ख्याल है वो कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा लड़का अच्छा है। मैं एक लड़के का स्टेटस देख रहा था, सैफुल्लाह बंगश उसका नाम है। 8 मैचेस उसने खेले हैं और 542 रन 542 रन उसने स्कोर किए, 2 सेंचुरियाँ, 3 हाफ सेंचुरियाँ और विकेट कीपर भी है जिसने 23 आउट किए हैं। तो नसीम भाई, फिर जब ऐसा टैलेंट है तो ये नज़र क्यों नहीं आता? देखिए, ये वो प्लेयर है कि जिसके बारे में हम पे बहुत दबाव होता भी है कि भाई इनके बारे में बात करें और हम इनके बारे में बात करते रहें। सैफुल्लाह बंगश ने बहुत परफॉर्म किया है, काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस का लेवल रहा है। और क्यों नहीं विकेट कीपर बैटर आप लेके आ सकते हैं। कराची किंग्स को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान सुपर लीग ये खेल चुके हैं और हर डोमेस्टिक सीजन के अंदर ये पहले दूसरे नंबर पे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारा ये है, हम रिजवान से नहीं निकल पाते। हम कहते हैं भाई यही है, रिजवान ही कितनी हमारे बुरी परफॉर्मेंस हो जाए, हम रिजवान से नहीं निकल पाते। अब हारिस का नाम दोबारा आ रहा है, लेकिन हारिस को थोड़ी मैच्योरिटी अपने अंदर लानी होगी। ऐसे बल्ले चलाने के लिए थोड़ी जा रहे हो तुम, कोई भी गेंद कहीं भी चला दोगे। कुछ तो सेंसेबल अप्रोच के साथ हो। अब तक तुम्हारी जो बहादुरी है वो हमने देखी है, वही हमारे लिए मुश्किलात का सबब बन जाती है। अच्छा, वहीं दूसरी जगह पैट्रन्स ट्रॉफी, ये भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, ये भी बड़े इवेंट हैं। नसीम भाई, इसका फाइनल होने जा रहा है और टाइमिंग कुछ अजीब ही रखी है, तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था या इसको रमज़ान के बाद नहीं कर सकते? शरीफ भाई, ये एक बड़ी कन्फ्यूजन चीज़ है इस वजह से कि आपको याद होगा एक मरतबा अंडर-19 टूर्नामेंट इस दौर के अंदर नए हमारे डायरेक्टर डोमेस्टिक आए हुए, वो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे इससे पहले। नदीम खान छोड़ के चले गए, जो डोमेस्टिक देखा करते थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया मुल्तान सुल्तान्स को। समी बर्नी छोड़ के चले गए, उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को ज्वाइन कर लिया। अब मोहसिन नकवी साहब की अपनी टीम है जो क्रिकेट चला रही है। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को आपको दरमियान में रोकना पड़ा हो। इस साल ऐसा हुआ। अंडर-19 टूर्नामेंट हुआ ही नहीं, जो हुआ था उसको रोकना पड़ गया था, वो इस साल हुआ। मकसद है कि इतनी मिसमैनेजमेंट हमें डोमेस्टिक कैलेंडर के अंदर दिखाई दी जो माजी में नहीं हुआ करती थी। और फिर इस फाइनल की हम बात करें, देखिए इसमें कन्फ्यूजन ये, अभी एक स्टेट बैंक के प्लेयर जो फाइनल में टीम पहुंची है, उनके एक प्लेयर से मेरी बात हो रही थी, वो आज फ्लाई कर गए। उन्होंने मुझे बड़ा हैरान कुन, पहले मैं सुन रहा था इसकी टाइमिंग जो होगी, ज़ाहिर रमज़ानों के अंदर एक डिफ़िकल्ट होता है। हमने रमज़ान क्रिकेट जितनी भी देखी है वो रोज़े के बाद देखी है, लेकिन वो 20 ओवर्स की होती है, वो कोई सारा दिन का मैच नहीं होता। पहले ये आ रहा था कि 12 बजे मैच शुरू करेंगे, 12 बजे के बाद हम मैच शुरू करेंगे और एक सेशन जो होगा वो रोज़े के बाद होगा। उसके बाद जो मेरी अभी खिलाड़ी से बात हुई, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो इस बात को कन्फर्म नहीं किया, लेकिन ये बात तकरीबन कन्फर्म हो चली है कि शाम को 7 बजे मैच शुरू होगा और रात को 3 बजे तक चलेगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये T20 मैच नहीं है। देखें, T20 2 मैचेस आपकी तरावियों के बाद भी हो जाते हैं और आपने ज़ाहिर फाइनल करना था। आप फाइनल ये जो है वो आप कर सकते थे आफ्टर ईद। अगर इतनी कोई इतना आप अहमियत वाला टूर्नामेंट है, ये छोटा टूर्नामेंट नहीं है कि आप अंडर-16 अंडर-14 करा रहे हैं, ये डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट है। रमज़ान क्रिकेट को आप कितने लोग एंजॉय करेंगे, मेरे ख्याल। अच्छा नसीम भाई, मैं देखता भी हूँ कि पूरे पाकिस्तान से लोग रमज़ानों में आते हैं नाइट टूर्नामेंट खेलने, और फिर ज़ाहिर जब ग्राउंड बुक होंगे और ये सारी चीज़ें होंगी तो ये फिर मैनेजमेंट की तरफ से है। हम बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की कि उसमें से लाना चाहिए, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट पे तो कोई इतनी खास नज़र रख ही नहीं रहा है। मैं आपको यही बात कह रहा हूँ ना कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी इज्जत ही नहीं दे रहे। हम डोमेस्टिक क्रिकेट को, जो माजी में हम अपनी इसी डोमेस्टिक क्रिकेट से निकाल के लेकर आते थे टॉप क्लास क्रिकेटर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अब उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। देखिए ना, अदनान ओवैस जिस तरीके का लड़का 4 डे क्रिकेट खेला है, आप उसकी स्ट्राइक रेट भी देखें, वो तकरीबन रन बॉल खेलता है। आपको इनमें उनका नाम नहीं आ रहा। इवन आप क्या समझती हैं एज अ प्लेयर, सैफुल्लाह बंगश का नाम नहीं आ रहा। एज अ प्लेयर आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ बात होती है, सारे प्लेयर्स ये बोलते हैं कि PSL से नहीं लेना चाहिए, और वाकई में
डायरेक्ट पीएसएल से उठा के टीम में नहीं डालना चाहिए, जितनी मेरी नॉलेज है। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल देख रहे हैं तो वो तो बहुत ही बुरा हाल है। तो फिर ये जो प्लेयर्स हैं जिनके नाम आ रहे हैं, सैफुल्लाह बंगश, नसीम भाई ने भी और नाम लिए, आप भी बताती हैं, इन प्लेयर्स का बेचारों का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट का मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा बहुत बुरा हाल है। हमारे पास टूर्नामेंट्स तो ठीक हो रहे हैं, कायदे आज़म ट्रॉफी भी हो रही है, पैट्रन्स ट्रॉफी भी हो रही है, अभी एक एडिशन हुआ था चैंपियंस कप, वो भी हो रहा है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि हम किसी एक जगह से प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको फ़ौरन से इंटरनेशनल खिला देते हैं। पहले तो हमें अपना सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्लियर करना है कि वो प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट्स खेल सके उसको हम पहले पाकिस्तान टीम में लेकर आएँ, ना कि सिर्फ उसकी ये एबिलिटी देखें कि वो T20 में छक्के मार रहा है उसके बाद उसको टीम में लेकर आएँ। जैसे मोहम्मद हारिस की हमने बात की, उनके पास इंटेंट है लेकिन उनके पास वो मैच्योरिटी, वो लेवल नहीं है। और वो लेवल आपका आएगा कि अगर आपने वनडे क्रिकेट भी खेली हो, आपने 4 डे क्रिकेट भी खेली हुई, आपको सिचुएशन का पता, आपको क्रीज पे खड़े होना आना चाहिए। तो ये सारी फैक्टर्स उसमें बहुत काउंट करते हैं। और अगर ये रमज़ान के बाद इस तरह से टूर्नामेंट कराने का कर रहे हैं तो हमारी टीम में तो ऑलरेडी हम इतनी इंजरी सफ़र कर रहे हैं, इससे होगा कुछ भी नहीं, आपके और प्लेयर्स इंजर्ड हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं होगा, शाम में जाके आप इतना मैचेस खेलेंगे तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, इसमें इंजरी के चांसेस भी होंगे। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि कौन देखेगा मैच। आप मुझे बताएं, लोगों मगरिब का टाइम हो जाता है, मगरिब से इशा का टाइम हो जाता है, लोग तरावी पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद भी इबादत में मशगूल होते हैं। नसीब भाई, मुझे याद पड़ रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्लियर कीजिएगा, कि आखिरी लॉट ये रिजवान बाबर वाली थी जिन्हें डोमेस्टिक से उठाया गया है, उसके बाद कोई ऐसा खास नाम डोमेस्टिक से आया नहीं है। मेरे ख्याल है कि ये भी डोमेस्टिक के थे परफॉर्मर, इन्होंने डोमेस्टिक के अंदर जाके खासा परफॉर्म किया था, और भी खिलाड़ी डोमेस्टिक से परफॉर्म करके शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल से आए, फखर जमान पीएसएल से हारिस आए, रऊफ। इन्होंने इतने फर्स्ट क्लास भी नहीं खेले हुए थे, वनडेज भी नहीं खेले हुए थे, चलो ये आ गए। इस पे मोहम्मद आमिर भी ये कह रहे हैं कि ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि आप जो है पीएसएल से जो है पीएसएल की परफॉर्मेंस को देख के टीम में ले लें, ये क्राइटेरिया गलत है। डोमेस्टिक को बार बार वो भी यही बात कह रहे हैं कि डोमेस्टिक से लोगों को लाना चाहिए, लेकिन कोई सोच नहीं रहा इस बारे में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपने अभी बात बहुत अच्छी कही थी कि अपने डोमेस्टिक स्टैंडर्ड को भी बेहतर बनाना चाहिए। एक क्रिकेटर से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहा था कि इस साल ऐसा होता नहीं है, इस साल पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस ऐसी जगह पर भी खेले गए कि ना तो वहाँ पे ड्रेसिंग रूम था, ना वॉशरूम था। अब आप अंदाज़ा करें कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला रहे हैं, तो आप खाना पूरी कर रहे हैं। देखिए, जो माजी में स्टैंडर्ड हुआ करता था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, उन लोगों को लेकर आए। आप सिर्फ डोमेस्टिक के लिए कमेटी बनाएं, आप ना बनाएं अब इंटरनेशनल के लिए कमेटी, इंटरनेशनल के लिए अलहदा लोग रख दें, लेकिन डोमेस्टिक के लिए कमेटी बनाएं कि जो पहले डोमेस्टिक संभाल चुके हैं, जिनको पता है डोमेस्टिक का। हारून रशीद जानते हैं डोमेस्टिक के बारे में कि क्या होती है, शकील शेख जानते हैं डोमेस्टिक के बारे में क्या होती है, ऐसे लोगों को लेकर आए। अच्छा नसीम भाई, नदीम उमर जानते हैं कि डोमेस्टिक क्या होती है, हम बात ऐसे करते लाएं। हैं इंडिया की, कि इंडिया के पास तो बेंचों पे वो प्लेयर्स बैठे हुए होते हैं जो बहुत ही आला प्लेयर होते हैं, और नो डाउट ऐसा है भी। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान का डोमेस्टिक का हाल, वो आप बता रहे हैं कि कई ऐसे ग्राउंड में मैचेस हुए जहाँ पे वॉशरूम नहीं है, जहाँ पे ड्रेसिंग रूम नहीं है, और दूसरी जानिब हम इंडिया की देखते हैं तो उनका डोमेस्टिक भी उन्होंने उस लेवल का बनाया कि वो प्लेयर्स भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए लेता है उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इंडियन 1 करोड़ रुपए, आपके 3 करोड़ रुपए हो और जाते हैं। हमारे वाले के आपके कितने? इतनी बहुत नीचे कितने बता देना मुझे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जो हम पहले माजी में, अभी तो लड़कों को पैसे नहीं मिल रहे, आप कहते हैं हमने ग्राउंड के ऊपर पैसे लगा दिए, तो बहुत सारी जगहों पे जो मेरी इत्तलात है, काफ़ी लोगों को तो पैसे ही नहीं मिले। बहुत सारे लोग, आपने फिर सबसे बड़ी चीज़ ऐसे लोगों को बाहर किया, आपने जो कट ऑफ किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एनालिस्ट बाहर नहीं होते, एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी तनख्वाहें कितनी थी, आपने जो मुल्क के टॉप एनालिस्ट है उनको चुन चुन के बाहर कर दिया। आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी क्या, किस जगह पे आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी? मैं अजान ओवैस की बात कर रहा हूँ, ये लड़का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो 18 खिलाड़ियों से डोमेस्टिक परफॉर्मर से मोहसिन नकवी साहब मिले थे, उसके अंदर अजान ओवैस क्यों नहीं था? वो डोमेस्टिक, वहाँ पे सैफुल्लाह बंगश क्यों नहीं था? मेरा इस कहने का मकसद है कि अगर आप डोमेस्टिक प्लेयर्स को ही इज्जत दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक के वो क्रिकेटर, देखिए ना, सैफुल्लाह बंगश इस वक्त इस इवेंट का लीडिंग विकेट टेकर है, अजान ओवैस लीडिंग रन स्कोरर है, वो दो तो है ही नहीं इसके अंदर जो आपके लीडिंग परफॉर्मर हैं। तो फिर वो 18 डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं वो किसको रिस्पेक्ट दी गई? मैं बिल्कुल, अच्छा, बहुत सारा टैलेंट मैं कहता हूँ इस चक्कर में ज़ाया हुआ। बहुत सारे नाम ऐसे हैं, अगर हम बात करें, ताबिश खान एक नाम था, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, उनको एक डेब्यू कराया, शायद कोई बॉलिंग भी नहीं कराई। मुश्ताक कलोड़ो बहुत परफॉर्म करके गया। तो नसीम भाई, ये तो बेचारे अभी बेचारे कहाँ हैं? अभी बेचारे सब कहाँ गए? फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, बट कोई चांस नहीं लगता कि वो टीम में वापस आने की ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ताबिश खान का जब डेब्यू हुआ उस वक्त उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी। फिर जिम्बाब्वे में उनका डेब्यू हुआ तो वहाँ की पिचेस इतनी स्लो होती हैं कि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स इतने सक्सेसफुल नहीं रहते। सिर्फ रिवॉर्ड दिया गया था कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना परफॉर्म किया है तो उनको एक मैच खिला दो,
बस इससे ज़्यादा ये nothing। चीजें होती हैं। देखिए, बात जो ये करने का मकसद था, जो आज हमने पूरा ब्रेक पे सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात की, उसका रीजन यही था कि हमारा असली टैलेंट वहां से निकल कर आता है और बहुत मजा हुआ टैलेंट होता है। इतने कई ऐसे नाम हैं जो हमारे हीरो बन सकते हैं, लेकिन शायद उनके पीछे सोर्स नहीं है, उनके पीछे पर्ची नहीं है, किसी का रिश्तेदार नहीं है, किसी का दामाद नहीं है, किसी का भांजा नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो ये रीजन होते हैं, इस वजह से उनको चांस नहीं मिलता। और अगर यही चलता रहा तो फिर इस तरह आप तमाम मैचेस हारते रहेंगे और हम बैठ के यही बातें करते रहेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। भारत से बहुत सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं। वहीं सुनील गावस्कर कहते हैं कि सर जॉर्डन ब्रैडमैन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर सब पे डाउनफॉल आया, लेकिन हमने उनको कभी ट्रोल नहीं किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन आप लोग बाबर को इतना ज़्यादा ट्रोल क्यों कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सुनील गावस्कर साहब। भाई सुनील गावस्कर साहब ने इतनी मर्तबा विराट कोहली की जब फॉर्म खराब हुई थी, रोहित शर्मा की फॉर्म खराब हुई थी, तो वो इतना ज्यादा बोले थे। और वो कहते हैं कि हमने तो नहीं किया। भाई हमें आपके निकाल के दिखा देता हूँ अभी इतने सारे उनके स्टेटमेंट के, जिसके अंदर वो कोहली को अब ये करना पड़ेगा, कोहली को ये करने की ज़रूरत है, रोहित को ये करने की ज़रूरत है, रोहित को ये करना होगा। भाई आप तो सबको सजेशन दिया करते थे। देखिए, एक मैंने आपको पहले कही थी, एक मीडिया वॉर होती है। आप देखिएगा जब भी कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है, इंडिया का टॉप मीडिया हो, टॉप क्रिकेटर हो, पाकिस्तान बहुत मजबूत टीम है जी, हारिस रऊफ उड़ा के रख देगा, शाहीन शाह अफरीदी ये कर देगा, बाबर आजम ये कर देगा, रिजवान ये कर देगा। हमारे मुल्क से तारीफ नहीं हो रही होती है, वहाँ से तारीफ हो रही होती है। यही चीज़ आज भी वो ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बाबर आजम को आपको रखना चाहिए। भाई बाबर आजम को, बाबर हमारा हीरो है यार, हम कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर बाबर मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच नहीं कर रहा, रिजवान मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच नहीं कर रहा है, तो फिर वो हमारा हीरो को जरा जाके तैयारी कराओ और ग्राउंड से बाहर भेज के तैयारी कराओ। यानी कि साजिश के तहत ये सुनील गावस्कर ये बातें कर रहे हैं, साजिश खेल रहे हैं। देखिए, साजिश के तहत कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखें कि सुनील गावस्कर का मैंने एक स्टेटमेंट देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ सुनील गावस्कर पे। वो बड़ी अच्छी फेयर बात करते हैं। मुझे उनका एक जुमला याद है, जब 1992 वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था, हम छोटे थे, हम उस वक्त सुनील गावस्कर ने एक बात कही थी कि उनसे पूछा गया कि फाइनल कौन सी टीम आप किससे आते हो, तो उन्होंने कहा था आई विल गो विद पाकिस्तान बिकॉज वो हमारे नेबर्स हैं। अब वो ज़माना चला गया जब वो बात किया करते थे। उस वक्त उन्होंने, मुझे वो जुमला उनका याद है, उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन आज वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, नासिर हुसैन और माइकल एथरटन दो इंग्लैंड के साबिक कप्तान हैं। उन्होंने ये बात कही थी, जो आप हमने अपने शो में भी डिस्कस की थी, कि इंडिया को एडवांटेज है, वो अपने सारे मैचेस एक दुबई के मकाम पे खेलेंगे, बाकी सेमीफाइनल भी वहाँ खेल रहे हैं, तीनों राउंड मैच भी वहाँ खेलें, पिच भी उनकी मर्जी की बन रही है। तो उन्होंने ये बात कही थी, तो उस पर सुनील गावस्कर आग बगूला हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपनी टीम का हाल देखो पहले, जो आपकी टीम का हाल हुआ है उसको पहले सही करो, बजाय इसके आप इंडियन टीम के ऊपर बात करते हुए दिखाई दो। और उसके साथ जो उन्होंने, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी छोटी बात करेंगे वो, उन्होंने कहा कि आपकी कमाई, ताना दिया उन्होंने उनकी कमाई का। उन्होंने कहा कि आपको जो तनख्वाहें मिलती हैं, वो जो स्पॉन्सरशिप की वजह से पैसा इंडिया से आता है, उससे आपकी तनख्वाहें दी जाती हैं, तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। इस तरह के ताने देंगे आपको, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से पूरी फेवर भी चाहिए, उसके बाद आप ताना ये देंगे कि तुम्हारी कमाई इंडिया से आती है। दिस इज, मतलब ये तो फिर समझ में ही नहीं आई कि आप और सुनील गावस्कर जैसे स्टेचर का बहुत बड़े बैटर थे अपने दौर के। किस दौर के थे वो बड़े बैटर, जरा बताएंगे? बड़ा एक राइवलरी इमरान खान और सुनील गावस्कर की उस जमाने में हुआ। नहीं, किस दौर में थे वो, एयर जिस जमाने में ज़हीर अब्बास 80s के बहुत बड़े प्लेयर थे। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा ना नसीम भाई, जैसा आपने कहा उस वक्त वो पाकिस्तान की तारीफ करते थे, मैं अब वो दौर नहीं रहा। मैं तो ये बातें करने से पहले सोचना चाहिए कि अगर आप बड़े हैं और अपने बड़ेपन को कायम रखना चाहते हैं तो इस तरह के स्टेटमेंट ना दिया करें, जिसके बाद बैठ के फिर आपकी कोई भी कहीं से भी बैठ के ना, फिर आपको, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की बातें सुनील गावस्कर को भी नहीं करनी चाहिए कि जी फलाना दिया जा रहा है, ढिमकाना दिया जा रहा है। और अगर इनको इतना ही शौक है, इनको इस बात का घमंड है कि जी हमारे पैसों से ये सब चल रहा है, तो एक काम करें, हर मुल्क के ना छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया करें, इंग्लैंड से, इधर से, उधर से, और एक वर्ल्ड कप कराया करें अपनी टीम से, जिस पैसे की और 1000 के स्ट्राइक रेट से खेल के आप बोले हम वर्ल्ड चैंपियन। शरीफ भाई, जिस पैसे की आप बात कर रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, आपको पता है इंडिया कितना पैसा लेके जाता है आईसीसी के रेवेन्यू से? 38%। और जो नंबर 2 है वो 6.75% लेके जाता है। अबे भाई सनी भाई, पैसा जो आप लाते हो सारा तो आप ही ले जाते हो। हाँ, हम एहसान देते कर रहे हो भाई, हम किसी को दूसरे पे क्या खर्च कर रहे होते हो? 38% वो। सेकंड नंबर पे इंग्लैंड है 6.75, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है 6.55 और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है 6.32।
अब आप अंदाजा करें कहाँ 6%, कहाँ 38%। तो भाई जो पैसा लाते हो वो तो सारा आप ही ले जाते हो। सब ले जाते हैं और उसके बाद इस तरह के ताने नहीं मारा करें, फिर ताने मारेंगे तो आपको सुनने को भी मिलेगी और आप होंगे बड़े बैट्समैन, अपने टाइम पर होंगे, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन जैसे कि उस वक्त में आप तारीफ किया करते थे, अब आप नहीं कर रहे हैं, अब आप आग बबूल हो जाते हैं, तो इसी तरह वो वक्त था, वक्त आपका चला गया, इज्जत आपकी जो रह गई है तो उसको बरकरार रखें, नहीं रखेंगे तो फिर सुनने के लिए तैयार रहें। अच्छा, बात हो रही है जैसे उस वक्त भी हुई थी एमन के मोहसिन नकवी साहब लाहौर में एनसीए में उन्होंने मीटिंग की जिसमें वो 18 यंग लड़कों से मिले। एक बात ज़राए से आ रही कि शायद ODI और T20 की अलग अलग टीमें होंगी, चांस है ऐसा, तो ये सही रहेगा? ठीक है, फॉर्मेट में आप डिफरेंट टीम्स बना सकते हैं, लेकिन आपकी कोर टीम एक होती है जो ODI में भी खेलती है और T20 में भी खेलती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह का होना चाहिए। देखिए, आप एकदम से इतने बड़े चेंजेस करेंगे ना तो भी आपको इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी। कौन से? अगर जैसे हम पुराने प्लेयर्स को रेस्ट देने का कह रहे हैं, जिनमें रिजवान है, जिनमें शाहीन है, जिनमें बाबर आजम है, आपके 3 मेन प्लेयर्स हैं, आप उनको रेस्ट दे दें, ठीक है। उसके बाद अगर आप फॉर्मेट में भी इतनी तब्दीली कर देंगे कि T20 की बिल्कुल यंगस्टर्स की टीम बना देंगे, आपको इसमें भी पिक करना है, इसमें भी आपको सैचुरेशन करनी चाहिए कि किस तरह से आपने प्लेयर को पिक करना है जो आपको बड़े स्टेज पर परफॉर्म करके दिखाए। आप मुझे नाम बता दें किसको पिक करना है, अब आप मुझे बता ही दें। अब आपने बात की है, अभी हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि यार यंग लड़कों को चांस दें। देखिए, यंग लड़के, अगर मेरा ही मानना है, आपके ज़्यादा मुझसे एक्सपीरियंस है, कि यंग लड़के आएंगे, 1 दफ़ा गलती करेंगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, लेकिन वो खुल के सामने आ जाएंगे। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर यंग के ऊपर 1-2 एक्सपीरियंस वाले बिठाओ तो वो खलीफा बन जाते हैं, वो कहते हैं नहीं बस हम ही हैं जो हैं, तो इससे भी तो प्रॉब्लम आ रहा है। गलत कह रहा हूँ? आप सही कह रहे हैं। देखिए, मार्क एलन न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, वो ODI में हमें दिखाई नहीं दिए। इसी तरीके से अगर आप हारिस को शामिल कर रहे हैं तो हारिस T20 में ही होने चाहिए, वो ODI में नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है कि दोनों टीमें बिल्कुल 15 अलहदा और 15 अलहदा होंगी। सुफियान मुकीम दोनों टीमों में खेल सकते हैं, वसीम जूनियर दोनों टीमों में खेल सकते हैं, जमान खान दोनों टीमों में खेल सकते हैं, इरफान खान नियाजी दोनों टीमों में खेल सकते हैं, अबरार दोनों टीमों में खेल सकते हैं, उमर बिन यूसुफ दोनों टीमों में खेल सकते हैं, और ख्वाजा नाफे एक लड़का है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अच्छा खेला। अली रजा की मैं बात करूं, आकिफ जावेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उसने अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा नहीं है आपके पास लड़के नहीं है, शाहनवाज दानी आपके साथ गिनवा दिया आपने। मेरे ख्याल में सबसे जो सारे इम्पोर्टेंट गिनवा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसलिए एमन को गिनवा रहा हूँ कि एमन कह रहे हैं इतने बदलेंगे तो क्या होगा, बदलने के लिए है आपके पास। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, चलें आप प्लेयर्स भी बदल दें, आपके पास रोल की डेफिनेशन होनी चाहिए कि अगर 50 ओवर है तो उसका जो 10 ओवर का पावर प्ले है, हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो उसको यूटिलाइज कर सके। इस वक्त जो हमारी करंट पाकिस्तान की टीम है उसमें उस 10 ओवर्स को कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो बनाते हैं ना एमन, बस वही यही रोल की डेफिनेशन। रीजन यही है ना कि अगर हम इस डर से, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इस डर से हम ये जो कुछ लॉबी बन चुकी है जो कहती है कि बस हम ही हैं, हम नए बच्चों को चांस ही नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? ठीक है, शायद हमारा डाउनफॉल आएगा। अभी कौन से हम बहुत आसमान पे पहुंचे हुए, चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा क्या हाल हुआ, इनसे 100 रन से हार रहे हैं। अगर हमारा डाउनफॉल आता भी है तो हमारा दिल इतना नहीं दुखेगा कि भाई नया बच्चा था, ठीक है इसको चांस दो, लेकिन इन्हीं को बिठा के रखना और फिर इन्हीं की सुपरविजन में इनको डालना, तो फिर वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, आप खराब हो जाएगा। चेंजेस करें, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे 11 के 11 प्लेयर्स चेंज कर दें। आपको अगर यंगस्टर को ग्रूम करना है तो आपको एक सीनियर प्लेयर उसके साथ चाहिए होगा जो उसको ग्रूम करे, जो उसको पिच पे रन्स खिलाए। एक बॉलर को हेल्प चाहिए होती है मिड ऑन या मिड ऑफ के फील्डर से कि वो उसको गाइड कर सके। तो थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन ये भी बरकरार रखना होगा। ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन बात सारी ये होती है कि हमारे यहाँ खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है और हमारे यहाँ सीनियर्स का बड़ा मसला होता है कि वो जरा से सीनियर क्या होते हैं, फिर वो कहते हैं बस हम ही हैं। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।